देखिए बच्चों, अगला आपका टॉपिक क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं का शुद्धिकरण या परिष्करण। ठीक है। तो जो धातु कर्म की विधियों से जो धातुएं प्राप्त होती हैं उनमें कुछ अशुद्धियां शेष रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? इम्प्योरिटीज़ कुछ शेष रह जाती हैं। अतः अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण को हम क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं या रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए धातुओं के शोधन या परिष्करण की मुख्यतः विद्युत अपघट्य विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त होती है, अत्यंत शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त होती है। ठीक है। तो विद्युत अपघट्य विधि है क्या? देखिए, धातुओं के शोधन में ये जो विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। और इस विधि में क्या होता है? दो, आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं? जो अशुद्ध धातु का एनोड जो एनोड होता है उसे हम अशुद्ध धातु का लेते हैं और उसे मोटा लेते हैं। वो कैसा होता है? आकार में मोटा होता है कुछ। और जो शुद्ध धातु का कैथोड होता है वो आकार में पतला होता है। तो हम दो इलेक्ट्रोड्स जो लेते हैं, एनोड और कैथोड, उसमें जो एनोड होता है वो अशुद्ध धातु का मोटा इलेक्ट्रोड होता है और जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु का पतला इलेक्ट्रोड होता है। इसमें क्या करते हैं? धातु के लवण का जलीय विलयन जो है वो डालते हैं। जो आपका विद्युत अपघटन का प्रोसेस है, इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? धातु के लवण का जलीय विलयन होगा। ठीक है। किसका कार्य करेगा? विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। प्रोसेस क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया है। प्रोसेस का नाम क्या है? विद्युत अपघटन। ठीक है। तो विद्युत अपघटन जब हम कराते हैं तो क्या होता है? जो एनोड है, जो अशुद्ध धातु का एनोड होता है, उसमें से धातु घुलने लगती है। और घुलने लगती है तो क्या होती है? ये धातु जो घुलती है ये विलयन में जाती है और विलयन में जाने के बाद ये धीरे धीरे कैथोड पर जमा होने लगती है। कहाँ जमा होती है? शुद्ध धातु के पतले कैथोड पर जमा होने लगती है। और अशुद्ध धातु की जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्ध धातु का एनोड था उसकी जो जल में घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो तो जल में रह जाती हैं। ठीक है। और जो जल में अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? एनोड के नीचे बैठ जाती हैं। एनोड आपका होता है, जैसे कि ये आपका देखिए, ये आप देखेंगे ये काले काले मोटे मोटे दिख रहे हैं, ये एनोड है। इनके नीचे आप कुछ पार्टिकल्स ब्लैक ब्लैक कलर के पड़े हुए देख रहे हैं। ये सब क्या है? जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं एनोड के अंदर जो अघुलनशील अशुद्धियाँ थी वो क्या है? एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। ठीक है। तो जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो केवल विलयन में रह जाती हैं और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाती हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा, एनोड के नीचे बैठ गई हैं। ठीक है। ये एनोड के नीचे बैठी हुई हैं, है ना? तो ये जो है अशुद्धियाँ कैसी होती हैं? ये अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। तो इस विधि के द्वारा आप किस किस का शोधन कर सकते हैं? किसका? कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, जिंक का और लेड आदि धातुओं का शोधन इस विधि के द्वारा आप लगभग 100% के अप्रॉक्स शुद्ध अवस्था में इन धातुओं को विद्युत अपघटन की इस क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, कॉपर का यदि हम शुद्धिकरण की बात करें तो कॉपर का परिष्करण किस प्रकार से होता है? देखिए, कॉपर में के शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर की अशुद्ध जो मोटी पट्टी होती है वो एनोड बनाते हैं और शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी को क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा जो है डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? ये विद्युत अपघट्य का कार्य करने लगता है। ठीक है। आयनन बढ़ जाता है। ठीक है। तो विद्युत अपघट्य जो आपका कॉपर सल्फेट है वो कॉपर का क्या है? जो जिस धातु को आपको रिफाइन करना होता है उसी के लवण का जलीय विलयन लिया जाता है। तो हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो हम कॉपर का के लवण का जलीय विलयन लेंगे, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है। तो आप देखिए, एनोड पर क्या होता है? जो अशुद्ध एनोड है उससे कॉपर जो है वो क्या होता है? विलयन में आता है। विलयन में कैसे आता है? कॉपर आयन के रूप में। तो कॉपर एनोड पर क्या क्रिया हो रही है? एनोड से जो है जो अशुद्ध कॉपर की छड़ है एनोड, उससे
जो है कॉपर किस में जा रहा है, विलयन में जा रहा है। किस रूप में जा रहा है, कॉपर आयन के रूप में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 आयन्स में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। अब ये जो कॉपर के आयन होते हैं ये क्या होते हैं, विलयन में जाते हैं और विलयन में जाने के बाद ये कैथोड की ओर बढ़ते हैं। अब कैथोड की ओर बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, अपचयित होकर शुद्ध कॉपर जो है वो कैथोड पर जमा हो जाती है। किस पर जमा हो जाती है, कैथोड पर। कहाँ से निकली, एनोड से निकली शुद्ध कॉपर, और किस रूप में निकली, आयन के रूप में। पहले जो है वो सॉलिड कॉपर थी और जब वो वहाँ से रिलीज़ हुई तो कॉपर आयंस के रूप में विलयन में आई। और ये कॉपर आयंस जो है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं Cu+2 आयन, ये कैथोड की ओर गति करने लगते हैं विलयन में आने के बाद, और फिर ये कैथोड पर अपचयित होकर शुद्ध धातु मतलब Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध अवस्था में कॉपर धातु प्राप्त होती है। देखिए कैथोड पर क्या क्रिया होगी, ये जो कॉपर के आयन हैं ये कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर धातु में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध अवस्था में हमें कॉपर धातु विद्युत अपघटन की क्रिया से प्राप्त हो जाती है। इसमें एनोड पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है मतलब कॉपर जो +2 आयन्स हैं ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि धातुओं की रिफाइनिंग की क्रिया क्या होती है, या परिष्करण या शुद्धिकरण की क्रिया क्या होती है।